हेलो बच्चों, तुम लोग पढ़ा रहे थे क्लास 11 केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 3 क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट। उसमें आज बताते हैं वेरिएशंस ऑफ एटॉमिक रेडियस इन ए ग्रुप और पीरियड। ग्रुप और पीरियड में एटॉमिक रेडियस में क्या फ़र्क पड़ता है। तो हेडिंग दो रे बाबू, वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस इन ए ग्रुप और पीरियड में क्या वेरिएशन आता है। सुनना, ये वर्टिकल लाइन को बोलते हैं ग्रुप, इस वर्टिकल लाइन को बोलते हैं क्या, ग्रुप। और लेफ्ट टू राइट को हम लोग बोलते हैं पीरियड बोलते हैं। ठीक है, लेफ्ट टू राइट हॉरिजॉन्टल लाइन को पीरियड, वर्टिकल को ग्रुप बोलते हैं। तो ग्रुप और पीरियड आने में एटॉमिक रेडियस में क्या फ़र्क पड़ता है, देखो क्या फ़र्क पड़ता है। देखो, अब हम बात करते हैं पहले सेकेंड पीरियड। तो सेकेंड पीरियड में कौन कौन होता है मालूम है। सेकेंड पीरियड में होता है लिथियम एटॉमिक नंबर 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9 और नियोन कितना 10। ये लेफ्ट टू राइट सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। इसका क्या आएगा बताओ, 1s2 क्या आएगा रे, 2s1 आएगा। इसका क्या आएगा बता, तो 1s2 2s2 आएगा। इसका देखो क्या आएगा, 1h2 2s2 और 2p1 आएगा। इसका देखो तो लास्ट में क्या आएगा, 2p2 आएगा। इसका लास्ट में क्या आएगा बताओ, 2p3 आएगा। इसका लास्ट में कितना आएगा बताओ, 2p4 होगा। इसका कितना होगा रे, 2p5। इसका कितना होगा, 2p6। देखो तो जब लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो क्या आ रहा है, सेकेंड ऑर्बिट, सेकेंड लास्ट में कौन आ रहा है, 2 आ रहा है। तो कौन सा ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट। मतलब ये आपका न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट ऑर्बिट और ये सेकेंड ऑर्बिट। ठीक है, और यहाँ न्यूट्रल एटम है तो यहाँ कितना है, एटॉमिक नंबर 3 है तो इलेक्ट्रॉन 3 होगा और प्रोटॉन भी 3 होगा। तो एटॉमिक नंबर को डिनोट करते जेड से, जेड अगर इक्वल टू पी इक्वल टू ई होता है तो एटॉमिक नंबर यहाँ 3 है तो प्रोटॉन 3 है, इलेक्ट्रॉन भी 3 है। और न्यूक्लियस में देखो तो लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन कहाँ बढ़ रहा है, ओनली फॉर कहाँ जा रहा है, सेकेंड ऑर्बिट में। मतलब इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में बढ़ रहा है। देखो सेकेंड ऑर्बिट में यहाँ क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर मान लें न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस कितना है बता, 3 प्रोटॉन है। ये न्यूक्लियस कितना है, 3 प्रोटॉन है। फिर मान लें कार्बन चला जाएगा तो कार्बन में देखो ये न्यूक्लियस है आपका, ये फर्स्ट ऑर्बिट और आपको क्या सेकेंड। हम सेकेंड की बात करते हैं, सेकेंड में इसको अगर देखोगे तो ये आएगा ये इस तरह से 2s2 और 2p2 आएगा। तो सेकेंड में कितना है, s में 2 है, p में कितना है 2 है। अच्छा, प्रोटॉन कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। जितना एटॉमिक नहीं उतना प्रोटॉन। तो यहाँ प्रोटॉन कितना हो जाएगा बताओ, 6 प्रोटॉन हो जाएगा न्यूक्लियस में। और न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ता है ना तो न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ता है, उसको बोलते हैं जेड इफेक्टिव या उसको बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। फिर अगर मान लें चला जाएगा फ्लोरीन में, तो फ्लोरीन देखो तो आपका सेकेंड ऑर्बिट, ये फर्स्ट ये सेकेंड ऑर्बिट कितना है देखो। तो इसको अगर देखोगे तो क्या होगा, 2s2 2p5 होगा, 7 होगा। मतलब s में 2, p में 3, 1 2 p में 5 2 3 4 5। और यहाँ पर कितना प्रोटॉन होगा देखो तो, एटॉमिक नंबर 9 तो 9 प्रोटॉन होगा। तो अब देखो तो जब लेफ्ट से राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में बढ़ रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन का क्लाउडनेस सेकेंड ऑर्बिट में, और न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ रहा है। तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ेगा तो न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ जाएगा। जितना ज़्यादा चार्ज पड़ेगा तो वो सेकेंड ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, वो अपने तरफ क्या कर लेगा, खींच लेगा। तो रेडियस क्या हो जाएगा, थोड़ा दब जाएगा। यहाँ कम खींचेगा क्योंकि यहाँ पर 3 प्रोटॉन है, या कितना 6 है तो ज़्यादा खींचेगा। यहाँ पर 9 है तो और घटेगा।
मतलब एटॉमिक रेडियस और घट जाएगा। नियॉन में और घटना चाहिए क्योंकि यहाँ पर कितना है, 10 प्रोटॉन है। ठीक है, तो याद रखना कि अगर न्यूक्लियस पर n मतलब न्यूक्लियस, ये पूरा लिख देते हैं, न्यूक्लियस पर अगर प्रोटॉन्स बढ़ेगा उसको बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और उसी न्यूक्लियर चार्ज को बोलते हैं जेड इफेक्टिव बोलती है, उसी बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को शॉर्ट में लिखते हैं जेड इफेक्टिव। ठीक है, तो लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो सेकेंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है और न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ रहा है, जिसके कारण न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ गया, उसका जेड इफेक्टिव बढ़ गया, तो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ क्या कर लेगा, पुल्ड कर लेगा, खींच लेगा, जिसके कारण रेडियस घट जाएगा। तो एक्चुअल में तेरा ट्रेंड क्या होगा, ट्रेंड होगा कि सबसे छोटा कौन होगा, अभी होना चाहिए नियॉन, क्योंकि नियॉन में ज़्यादा प्रोटॉन है, जितने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा खींचेगा। तो तेरे अकॉर्डिंग सबसे बड़ा साइज किसका होगा, लिथियम का। उसके बाद किसका होगा, बता, बेरिलियम का, फिर बोरोन का, फिर कार्बन का, फिर नाइट्रोजन का, फिर किसका रे, ऑक्सीजन का, फिर किसका, फ्लोरीन का, और उसका किसका होना चाहिए, नियॉन का। ये तुम एक्सपेक्ट ऑर्डर ये सोच रहे हो कि एक्सपेक्ट ऑर्डर ये होना चाहिए था, क्योंकि इधर से इधर जा रहे हैं तो एटम का साइज बड़ा छोटा 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 होते जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में बढ़ रहा है और न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ रहा है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। लेकिन यहाँ पर देखो थोड़ा सा, नियॉन में जो होता है वन डेर वाल रेडियस होता है, वन डेर वाल रेडियस होता है। ऐसा में क्या होता है, कोवलेंट होता है, और वन डेर वाल रेडियस जो होता है बड़ा होता है एज कम्पेयर टू कोवलेंट से, जिसके कारण कोवलेंट रेडियस क्या होता है तुम लोग जानबे करता है, और वन डेर वाल क्या होता है। हमने बताया था कि दो एटम जब ओवरलैप करता है, दो एटम मान लीजिए एक दूसरे पर ओवरलैप करके चढ़ गया, तो दोनों बीच का डिस्टेंस को बोलते हैं इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस या तो बॉन्ड लेंथ, और उसका आधा बोलते हैं क्या, कोवलेंट रेडियस। और वन डेर वाल क्या होता है, दो मोलिक्यूल, एक मोलिक्यूल ये लो और ये मोलिक्यूल ये लो, मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या करो, क्लोज करो। ज़्यादा क्लोज करेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉन रिपल हो जाएगा, इसका न्यूक्लियर रिपल्सन हो जाएगा। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम क्लोज, सटा नहीं है ये, मैक्सिमम से मैक्सिमम क्लोज करो। उसके बाद दोनों का दूरी को हम बोलते हैं इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बोलते हैं, और उसका आधा, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बोले तो बॉन्ड लेंथ बोले बात बराबर है, उसका आधा बोलते हैं क्या, वन डेर वाल रेडियस या रेडियाई, तो उसको बोलते हैं वन डेर वाल रेडियस। देखो तो ये मॉलिक्यूल सटा नहीं है, ये सट गया, इसका रेडियस ज़्यादा, इसका क्या कम होगा, रेडियस बढ़ जाएगा तो साइज भी बढ़ जाएगा ना यार। तो रियलिटी ऑर्डर जो होता है थोड़ा सा यहाँ पर, वन डेर वाल रेडियस होने का नियॉन एटम के फॉर्म रहता है, मॉलिक्यूल्स बनाता ही नहीं, मतलब नियॉन का दो एटम आपस में ओवरलैप नहीं करे, क्योंकि एटम में स्टेबल है। तो दो एटम को मैक्सिमम से मैक्सिमम क्लोज लाओ, दोनों तो मॉलिक्यूल बनाएगा नहीं, ओवरलैप करेगा नहीं, दोनों स्टेबल एटम के फॉर्म में, तो मैक्सिमम से एटम को सामने लाओ। उसके बाद क्या करो, ज़्यादा सामने लाएंगे तो इसका इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में, इसका ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन रिपल्सन कर जाएगा ना, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम सामने लाओ। फिर दोनों का बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ या इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, उसका आधा क्या बोलते हैं, वन डेर वाल रेडियस। तो भाई यहाँ तो मॉलिक्यूल चिपका नहीं है, ओवरलैप नहीं किया, इसका रेडियस ज़्यादा होगा, इसका रेडियस कम होगा, तो रेडियस ज़्यादा होगा साइज भी बढ़ जाएगा। तो एक्चुअल में इसका, रियलिटी में इसका साइज सबसे बड़ा किसका हो जाता है, नियॉन का, ड्यू टू इट्स वन डेर वाल रेडियस के कारण, वन डेर वाल रेडियस के कारण। उसका रियल ट्रेंड वही चलेगा, लिथियम का, फिर किसका, बेरिलियम का, फिर बोरोन का, फिर कार्बन का, फिर नाइट्रोजन का, फिर ऑक्सीजन का, फिर फ्लोरीन का। लिख लो, ये आपका सेकेंड पीरियड में। थर्ड पीरियड में वही ट्रेंड होगा इसी तरह। तो थर्ड पीरियड में कौन कौन है मालूम है, थर्ड पीरियड में आपका, थर्ड पीरियड में कौन है मालूम है, आपका सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, एटॉमिक नंबर 11,
12, 13, क्या होता है सिलिकॉन कितना होता है 14, फास्फोरस कितना होता है 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17, आर्गन 18। इतना क्या है थर्ड पीरियड। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या है बता दो। ये 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। अब ये क्या हो जाएगा, ये लास्ट में कितना हो जाएगा, लास्ट वाला लिखते हैं 2p6, 3s2 हो जाए। इसमें कितना होगा देखो तो, इसमें होगा 2p6, 3s2, 3p1 होगा। यहाँ भी देखो तो वही होगा 3s2, 3p2 होगा। यहाँ भी कितना होगा 3s2, 3p3 होगा। यहाँ देखो तो 3s2 कितना होगा ये 3p4 होगा। यहाँ देखो कितना होगा 3s2 क्या हो जाएगा 3p5 होगा। यहाँ देखो तो क्या होगा 3s2, 3p7 होगा। तो लास्ट देखो तो लास्ट में सब में 3 है, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, ये भी 3, ये भी 3, लास्ट वाला सब में क्या है थर्ड ऑर्बिट में। मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ बढ़ रहा है थर्ड ऑर्बिट में। और न्यूक्लियस में क्या बढ़ता है प्रोटॉन बढ़ता है। ये कितना 11 इलेक्ट्रॉन, तो न्यूक्लियस कितना होगा 11 प्रोटॉन होगा। या कितना होगा 12 प्रोटॉन, प्रोटॉन भी बढ़ रहा है। तो प्रोटॉन बढ़ने से न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ जाएगा। यहाँ देखो तो ये आपका सोडियम में न्यूक्लियस, ये पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट और तीसरा ऑर्बिट। तो हमको वाइलेंस ऑर्बिट की बात करना है, लास्ट ऑर्बिट की बात करना है। तो लास्ट ऑर्बिट क्योंकि न्यूक्लियस जो है लास्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन खींचता है और ये सब भी इलेक्ट्रॉन खींचता है इनर ऑर्बिट का। तो हम लास्ट का बात कर रहे हैं अभी। लास्ट में 1 है और यहाँ न्यूक्लियस में कितना बताओ 11 प्रोटॉन है। ठीक है, अब यहाँ देखो तो मान लें सल्फर में आ जाते हैं। सल्फर में क्या देखो कितना है 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब न्यूक्लियस है ये फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड में कितना 6 इलेक्ट्रॉन है। तो 1, 2, एस में 2, पी में कितना 4, 1, 2, 3 कितना 4, 6 इलेक्ट्रॉन है। और न्यूक्लियस कितना बता रहे बाबू 16 प्रोटॉन है। तो अब बताओ यहाँ पर 11 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ देखो 16 प्रोटॉन, जितना प्रोटॉन बढ़े न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ जाएगा। और इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में बढ़ रहा है, दूसरा ऑर्बिट में जा नहीं रहा है। तो ये न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ेगा तो इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड ने क्या अपनी तरफ क्या कर लेगा खींच लेगा। खींच लेगा तो क्या होगा एटॉमिक रेडियस क्या होगा दब जाएगा। तो लेफ्ट टू राइट आने से क्या होता है सेम ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है और न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ रहा है, जिसके कारण क्या होता है इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अपने तरफ क्या कर लेगा पुल्ड कर लेगा, खींच लेगा, जिसके कारण एटॉमिक रेडियस घट जाएगा। तो तुम यहाँ समझोगे कि सर लेफ्ट से राइट जाएंगे तो सबसे बड़ा साइज तभी सोडियम बाबू का होगा, फिर किसका होगा मैग्नीशियम का होगा, फिर एल्युमिनियम का होगा, फिर किसका होगा सिलिकॉन का, फिर फास्फोरस का, फिर सल्फर का, फिर क्लोरीन का, आर्गन का। लेकिन आर्गन का थोड़ा सा एक्सेप्शन हो जाता है, क्यों? क्योंकि आर्गन मॉलिक्यूल बनाता नहीं, एटम है। तो यहाँ क्या पर वैन डर वाल्स रेडियस है, इसलिए यहाँ पर पहले कौन हो जाएगा आर्गन, बाकी सब सेम होगा। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। ठीक है, लिखो। अब ये थर्ड पीरियड की बात करता है। फर्स्ट पीरियड में कौन कौन है मालूम है हाइड्रोजन और क्या हीलियम। ये फर्स्ट पीरियड में तुम बोलोगे कि सर लेफ्ट टू राइट साइज घटता है, तो सबसे बड़ा साइज किसका होता है हाइड्रोजन का तब हीलियम का। लेकिन भाई हीलियम क्या करता है मॉलिक्यूल बनाता नहीं है, वो क्या करता है वैन डर वाल्स रेडियस शो करता है और ये कोवलेंट। इसलिए तेरा क्या होगा आपका एक्सेप्शन क्या हो जाएगा हीलियम पहले हो जाएगा हाइड्रोजन बाद में। क्यों? कि ये बनाता है वैन डर वाल्स रेडियस, ये बनाता है कोवलेंट, इसलिए लिख लो। चलो ये तो पीरियड का। अब बात करते हैं फोर्थ पीरियड डी ब्लॉक एलिमेंट में। चलो उसमें थोड़ा सा अलग सीन देखने को मिलता है। यहाँ तो घटते रहता है लेफ्ट टू राइट, लेकिन डी में थोड़ा सा अलग सीन देखने को मिलेगा। अब क्या सीन देखने को मिलेगा अब बात करते हैं। तो फोर्थ पीरियड में आता है कौन बता तो, एक स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फिर क्या होता है आयरन, कोबाल्ट, सी नीचे ओ कोबाल्ट, फिर कौन होता है बताओ निकेल,
फिर कौन होता है कॉपर, फिर कौन होता है जिंक। तो यहाँ पर कितना होता है 21, इसका 22 एटॉमिक नंबर, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो लास्ट वाला देखते हैं, लास्ट में आएगा 3D1 4s2। इसका कितना आएगा 3D2 4s2, निकाल कर देख लेना, लास्ट में ही आएगा। इसका कितना होगा 3D3 4s2। इसका कितना होगा 3D4 4s2। तो डी में हम बताए थे डी में 4 रहता नहीं, वो चाहता है डी पर अगर 5 रहता है और डी पर 10 रहता है तो स्टेबल होता है। अगर डी पर 4 हो गया तो एस का एक इलेक्ट्रॉन होकर 5 होना चाहता है, और 9 होगा तो एस का एक इलेक्ट्रॉन लेकर 10 होना चाहता है स्टेबल के लिए। तो यहाँ पर भी वही होता है केस, तो पढ़ाए थे स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, अफबाउ प्रिंसिपल में। ये 3D5 कितना हो जाएगा 4s1, ये भी चलता जाए कितना, ये आपका 3D5 4s2। इसका देखो कितना हो जाएगा 3D6 4s2। कोबाल्ट का कितना हो जाएगा बता तो 3D7 4s2। निकेल का कितना हो जाएगा 3D8 4s2। कॉपर कितना हो जाएगा बताओ 3D9 4s2। वही यहाँ पर वही कंडीशन लगेगा, कितना हो जाएगा 3D10 कितना 4s1। जिंक में कितना होगा 3D10 4s2। तो तुम लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो डी में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, और कौन सा ऑर्बिट थर्ड और फोर्थ, ऐसे जाओ तो लेफ्ट टू राइट में। तो जब लेफ्ट टू राइट जब डी में जाते हैं ना तो पहले एटॉमिक रेडियस घटता है, पहले आपका एटॉमिक रेडियस घटेगा। ध्यान देना कि अगर हम स्कैंडियम से क्रोमियम तक जाते हैं तो पहले एटॉमिक रेडियस घटेगा, फिर क्रोमियम से लेकर अगर हम निकेल तक जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस कांस्टेंट हो जाएगा, ना घटेगा ना बढ़ेगा, एक कांस्टेंट हो जाएगा। फिर निकेल से हम जिंक तक आते हैं तो फिर एटॉमिक रेडियस बढ़ जाएगा। या उल्टा हो रहा है, एक बार घट रहा है फिर कांस्टेंट हो रहा है फिर बढ़ रहा है, ऐसा क्यों? तो अब बात करते हैं इसको, पहले इसको लिखो। तो इंक भर ले रहे मार्कर में। देखो इसको पढ़ाने से पहले थोड़ा बात करते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट को ही बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट, समझो वो क्या चीज़ होता है। तो लिखो शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट, और बाबू इसी को बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट, शील्डिंग बोलो या स्क्रीनिंग बोलो बात बराबर है। समझो पहले होता क्या चीज़, समझो पहले कि मान लेते हैं ये न्यूक्लियस है, ये आपका ये इनर ऑर्बिट है, इसके बाद क्या ये आउटर ऑर्बिट है। ध्यान देना, मान ले इनर ऑर्बिट में भी इलेक्ट्रॉन है और आउटर ऑर्बिट पर भी क्या है इलेक्ट्रॉन है। तो न्यूक्लियस जो है इनर ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन तो खींचता ही होगा, वो आउटर ऑर्बिट का भी इलेक्ट्रॉन क्या करता हो खींचता होगा। लेकिन न्यूक्लियस सबसे ज़्यादा किसको खींचेगा इनर ऑर्बिट का, क्योंकि इनर ऑर्बिट सामने न्यूक्लियस के सामने है, आउटर दूर में है, उसको कम खींचता है लेकिन खींचता होगा जरूर। सुनो अब यहाँ थोड़ा देखना, अगर मान ले न्यूक्लियस आउटर ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच रहा है मान लेते हैं, और उस दरमियान यहाँ इनर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, और तुमको मालूम है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव तो आपस में क्या होता है रिपल्सन होता है, एक दूसरे दूर जाता है। सुनो अगर मान ले न्यूक्लियस जितना फोर्स से आउटर ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और उतना फोर्स से या उससे ज़्यादा फोर्स से इनर ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन
आउटर को भगा देगा तो क्या खींच पाएगा रे? नहीं खींच पाएगा, तो रेडियस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। मान लेते हैं ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर था इनर ऑर्बिट में, ये आउटर ऑर्बिट में, इसको खींच रहा था, इसको भी खींच रहा है, उसको भी खींच रहा है, लेकिन आउटर ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस खींच रहा है ना, उससे ज़्यादा फोर्स इनर वाला उसको क्या करता है? भगा दे रहा है। भागो न्यूक्लियस के पास मत आओ। तो क्या होगा? रेडियस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, घटेगा नहीं, एटम थोड़ा फैल जाएगा। तो उसी बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट, या उसी बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। मतलब आपका इनर ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन जो है आउटर ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन को भगा दिया। मान ली इस तरह ऐसे हुआ, देखो ना, कि मान ले ये न्यूक्लियस था, ये इनर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है और ये आउटर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, इसको भी खींचता होगा, इसको भी खींचता होगा, लेकिन जिस फोर्स से वो आउटर ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस खींच रहा है उतना फोर्स में इनर ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन इसको भगा देगा कि भागो न्यूक्लियस के पास मत आओ। तो रेडियस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, फैल जाएगा थोड़ा एटम। तो उसी बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट और या स्क्रीन इफेक्ट। मतलब न्यूक्लियस से क्या कर दिया? प्रोटेक्ट कर दिया। कौन? इनर ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन। किसको? वायलेंस ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को या लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को, कि तुम न्यूक्लियस के पास मत जाओ। तुमको हम क्या कर रहे हैं? प्रोटेक्ट कर रहे हैं। किससे? न्यूक्लियस से। मतलब ये इनर ऑर्बिट जो है, ये इनर ऑर्बिट एक प्रोटेक्टिंग का काम कर रहा है, प्रोटेक्टिंग का काम कर रहा है। किसको? आउटर ऑर्बिट को का इलेक्ट्रॉन को खींचने में क्या कर रहा है? काम मदद कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है कि तुमको हम खींचने नहीं देंगे, जितना फोर्स न्यूक्लियस खींचेगा उतना फोर्स तुमको भगा देंगे। तो उसी बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट या तो बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। चलो, लेकिन सुनना एक चीज़ बात तुमको बताते हैं, अगर सबसे ज़्यादा जो लास्ट इलेक्ट्रॉन के लास्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन को जो शील्ड करता है वो करता है एस ऑर्बिटल या एस सबसेल, फिर पी सबसेल, फिर डी और एफ। क्योंकि एस जो होता है एस्फेरिकल होता है, गोल होता है, वो क्या करता है? न्यूक्लियस को पूरी घेर लेता है, एस वाला। अगर उसके बाद अगर कोई लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है तो उसको उतना फोर्स से न्यूक्लियस नहीं खींच पाता है। क्यों नहीं खींच पाता है? क्योंकि एस का जो है वो एस्फेरिकल होता है, न्यूक्लियस को घेर लेता है, जिसके कारण न्यूक्लियस आउटर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को खींच नहीं पाएगा। मतलब ये प्रोटेक्ट कर दिया, शील्ड कर दिया कि तुम खींचने तुमको नहीं देंगे, जिस कारण क्या होता है? रेडियस बढ़ जाता है। तो सबसे ज़्यादा किसका होता है? एस का। सबसे कम क्या होता है? एफ का। अगर मान ले यहाँ पर ये एफ में रहता है इलेक्ट्रॉन, मान लेते हैं ये एफ में रहता है इलेक्ट्रॉन, ये बढ़ता एफ में, और इसका रहता तो ये रहता आउटर ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन रहता। तो न्यूक्लियस एफ का भी इलेक्ट्रॉन खींचता होगा और आउटर को भी खींचता होगा। लेकिन अगर ये आउटर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस खींचेगा और यहाँ एफ में ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, तो एफ का सबसेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, तो एफ सबसेल आउटर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को रिपल्सन नहीं कर पाता है। रिपल्सन जितना फोर्स से आउटर को न्यूक्लियस खींचता उतना एफ वाले सबसेल के इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता? रिपल कर देता। तो क्या होता? रेडियस घटता नहीं, बढ़ जाता। लेकिन वो इस रिपल नहीं कर पाता है, उसको रिपल्सन नहीं कर पाता है। क्यों? एफ बहुत बड़ा शेप होता है, डिफ्यूज शेप होता है, इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ होता है पता नहीं चलता है। तो वो वाला इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन से रिपल्सन नहीं हो पाता है। क्यों? एफ जो होता है पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है। पुअर, गरीब है ये, पुअर शील्डिंग इफेक्ट है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट है। इसका फायदा किसको मिल जाता है? न्यूक्लियस को। न्यूक्लियस स्ट्रॉन्गली क्या करता है? आउटर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन का खींच लेता है, क्योंकि ये एफ का जो इनर ऑर्बिट में जो एफ सबसेल है वो आउटर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को रिपल्सन नहीं कर पाता है, इसीलिए ऐसा होता है। उसी बोलते हैं एफ पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है। लिख लो, सबसे स्ट्रॉन्ग किसका होता है? शील्डिंग एस का। सबसे खराब किसका होता है? सबसे स्ट्रॉन्ग एस का, सबसे खराब किसका होता है? एफ का। एफ रिपल्सन नहीं कर पाता है आउटर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को। लिखो, अब यहाँ बात आता है, चलो इसको मिटाते हैं सबको। चलो, तो देखो तो पहले क्या हो रहा था? घट रहा था, फिर बढ़ रहा है। सॉरी, पहले घट रहा, फिर कांस्टेंट, फिर बढ़ रहा है। ऐसा क्यों? सुनो, पहले यहाँ देखो तो ये न्यूक्लियस है, ये आपको मान लो थर्ड ऑर्बिट है, मान लीजिए थर्ड ऑर्बिट है, और ये क्या है?
फोर्थ ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है और थर्ड में इलेक्ट्रॉन कितना भी है, डी 1 है। डी में एटॉमिक में कितना 21, जितना एटॉमिक उतना प्रोटॉन होगा। यहाँ प्रोटॉन कितना 21 प्रोटॉन है, ध्यान देना। प्रोटॉन बढ़ रहा है तो प्रोटॉन बढ़ेगा तो न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ेगा। अच्छा, फिर क्रोमियम में आओ तो कितना 24 है, न्यूक्लियस में कितना है 24 प्रोटॉन है। ये आपका मान लेते हैं न्यूक्लियस है। उसके बाद ये थर्ड ऑर्बिट है, कितना इलेक्ट्रॉन देखो तो 4 है, 1 2 3 4 है। और आउटर ऑर्बिट में एस में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो न्यूक्लियस क्या करेगा, डी के इलेक्ट्रॉन को भी खींचेगा और आउटर ऑर्बिट का भी इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, लेकिन ज़्यादा खींचे किसको, डी का। डी सामने है। अब सुनो, जितना फोर्स से न्यूक्लियस आउटर ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन को क्या करता होगा, खींचता होगा। और यहाँ डी में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, डी में इलेक्ट्रॉन क्लाउडनेस बढ़ रहा है, तो क्या करेगा कि आउटर ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन डी वाले इलेक्ट्रॉन क्या उसको रिपल करना चाहेगा कि तुमको हम न्यूक्लियस के सामने आने नहीं देंगे। तो यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज और रिपल्सिव चार्ज क्या होगा, फाइटिंग होने लगेगा। तो एक समय क्या है, न्यूक्लियर चार्ज जीत रहा है क्योंकि यहाँ डी में इलेक्ट्रॉन कम है, इसलिए रिपल्सन कम करेगा आउटर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को। लेकिन यहाँ देखो तो डी में इलेक्ट्रॉन बढ़ने लगा, तो क्या करेगा, डी में बढ़ने लगेगा तो न्यूक्लियस ऊपर को भी खींचेगा और डी का भी खींचेगा। लेकिन जिस फोर्स से न्यूक्लियस एस के इलेक्ट्रॉन को आउटर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो डी में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है तो डी क्या उसको क्या करेगा, फेंकना चाहेगा। तो यहाँ दोनों बराबर हो गया, जेड इफेक्टिव और रिपल्सिव फोर्स बराबर हो गया। तो एटॉमिक रेडियस ना घट रहा है ना बढ़ रहा है, जेड इफेक्टिव और न्यूक्लियर चार्ज। अब यहाँ देखो तो रे, मान ले जिंक में आ जाते हैं, तो जिंक में देखो तो कितना है 30 है, मतलब न्यूक्लियस में 30 प्रोटॉन है। और ये आपका क्या है, डी में 3d है और 4 है। 4 में एस में कितना है 2 इलेक्ट्रॉन है। और डी में कितना हो गया देखो तो 10 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पूरी डी में इलेक्ट्रॉन भर गया। इलेक्ट्रॉन क्लाउडनेस बहुत बढ़ गया। तो न्यूक्लियस क्या करता होगा, लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को भी खींचता होगा और डी को भी खींचता होगा। लेकिन डी सामने है न्यूक्लियस को, उसको ज़्यादा खींचता होगा। लेकिन डी में जब इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, जितना फोर्स से न्यूक्लियस आउटर ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, उतना फोर्स से डी क्या कर उसको क्या कर देगा, भगा देगा। यहाँ जितना फोर्स से खींचेगा उससे ज़्यादा फोर्स से भगाएगा। मतलब यहाँ रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट कर गया और जेड इफेक्ट डोमिनेट नहीं कर पाए, क्योंकि डी में क्लाउडनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। जितना क्लाउडनेस बढ़ेगा उतना लास्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन खींचने में क्या करेगा, दिक्कत हो किसको, न्यूक्लियस को, क्योंकि वो जो इनर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, भगा देगा कि तुम न्यूक्लियस के पास मत आओ। तो डी क्या करेगा, जितना फोर्स से खींचेगा तो उतना फोर्स से क्या करेगा, डी का इलेक्ट्रॉन ये आउटर ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, भगा देगा, भागो 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 न्यूक्लियस के पास मत आओ। तो यह रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट कर गया और जेड इफेक्टिव क्या डोमिनेट नहीं कर पाया, जिसके कारण रेडियस बढ़ जा रहा है। तो तुम क्या लिखोगे बता दो, तुम लिखोगे कि सर क्या सर बोलो ना सर, कि सर जब हम स्कैंडियम से क्रोमियम तक आते हैं तो आपका जेड इफेक्टिव मतलब न्यूक्लियर चार्ज ये डोमिनेट करता है और रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट नहीं कर पाता, इसलिए रेडियस घट रहा है। लेकिन जब क्रोमियम से हम कोबाल्ट या निकेल तक आते हैं तो दोनों अब जेड इफेक्टिव और रिपल्सिव फोर्स आपस में बराबर हो गया, इसलिए एटॉमिक रेडियस क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। लेकिन अब निकेल से और आगे या कोबाल्ट से और आगे जाते हैं तो डी में और इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है, 3d में इलेक्ट्रॉन क्लाउडनेस और बढ़ गया। तो न्यूक्लियस को और परेशान करेगा किसको, लास्ट इलेक्ट्रॉन खींचने में, क्योंकि डी क्या करे उसको भगा देगा। तो रिपल्सिव फोर्स यहाँ डोमिनेट कर जाएगा। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है मेरे भाई, यहाँ पर जो हो रहा है रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट किससे कर जा रहा है, जेड इफेक्टिव से, जिसके कारण यहाँ एटॉमिक रेडियस आपका बढ़ जा रहा है। यहाँ एटॉमिक रेडियस कांस्टेंट हो रहा है। एटॉमिक रेडियस क्या रे बाबू,
कांस्टेंट हो रहा है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, एटॉमिक रेडियस घट रहा है, क्योंकि ये डी का कमाल है, डी ऐसा काम कर रहा है। चलो इसको लिख लो, इसको बोलते हैं 4D पीरियड में या 4 पीरियड में, 4th पीरियड का बात ये की हम, 4th पीरियड का बात लिख लो। समझ में आ रहा है ना। चलो अब देखो तो, अब एफ का बात करते हैं। एफ में जब जाते हैं लेफ्ट टू राइट तब क्या होता है देखो तो, बस और 10 मिनट। देखो एफ में, तो एफ में जो होता है कहाँ शुरू होता है, लेंथनम से, LA से लेकर 57 से लेकर 71 लुटेशियम। तो यहाँ पर जाएंगे तो इसका शुरू होता है यहाँ पर 4F0 5D1 6H2 और ख़त्म होता है यहाँ पर 4F14 5D1 6H2। देखो तो इधर से उधर जा रहे हैं तो F में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है। तो ये तेरा क्या, देखो तो यहाँ पर देखो, ये न्यूक्लियस से, ये मान लेते हैं 4th ऑर्बिट वाला है, ये 5th ऑर्बिट है, ये 6th ऑर्बिट है, 6 में 2 इलेक्ट्रॉन है, 5 में 1 इलेक्ट्रॉन है, F में यहाँ पर 0 इलेक्ट्रॉन नहीं है। लेकिन यहाँ आ जाओ तो लेंथनम में आ जाओ तो ये न्यूक्लियस से, ये आपका 4th ऑर्बिट में F में इलेक्ट्रॉन भर गया पूरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 पूरा इलेक्ट्रॉन भर गया है। चलो, और ये आपका D में यहाँ पर कितना है, 1 है 5D में, और 6S2 में 2 इलेक्ट्रॉन है। ध्यान देना, न्यूक्लियस क्या करेगा, F का इलेक्ट्रॉन तो खिंचबे करेगा क्योंकि F सामने है, D का भी खींचता होगा और S के वायलेंस को भी क्या खींचता होगा। अब लेफ्ट से राइट जाने से एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो प्रोटॉन भी बढ़ जाएगा। मतलब लुटेशियम में प्रोटॉन कितना 71 हो जाएगा, न्यूक्लियस में जितना एटॉमिक है उतना प्रोटॉन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, न्यूक्लियस चार्ज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब सुनो तो F में तो इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, जितना फोर्स से न्यूक्लियस अगर लास्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन खींचेगा उतना F में तो बहुत इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, तो क्या उसको रिपल करना चाहिए था कि तुम वो खींचने नहीं देंगे। लेकिन F का जो होता है वो पुअर शिल्डिंग इफेक्ट होता है, पुअर शिल्डिंग इफेक्ट होता है। F में अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो आउटर ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन को रिपल्सन नहीं कर पाएगा, न्यूक्लियस से बचा नहीं पाएगा, न्यूक्लियस स्ट्रॉन्गली तो क्या कर खींच लेगा, क्योंकि F इतना बड़ा शेप होता है, इतना बड़ा स्ट्रक्चर होता है कि वो इलेक्ट्रॉन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को रिपल नहीं कर, D कर दे रहा था, P भी कर देगा, S भी कर देगा, लेकिन F नहीं कर पाएगा। जिसके कारण हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो कंटिन्यूअस एटॉमिक रेडियस घटते चला जाता है, क्योंकि F में इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, लेफ्ट टू राइट में एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो प्रोटॉन बढ़ रहा है, और F में भी इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, लेकिन F वाले इलेक्ट्रॉन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को रिपल्सन नहीं कर पा रहा है, वो पुअर शिल्डिंग है। मतलब न्यूक्लियस से लास्ट वाले ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को बचा नहीं पा रहा है, उसको तुरंत खींच दे रहा है न्यूक्लियस, क्योंकि यहाँ पर रिपल्सन कम कर रहा है F में क्या है, पुअर शिल्डिंग इफेक्ट है। इसलिए कंटिन्यूअस, इसमें कोई घटेगा बढ़ेगा नहीं, कंटिन्यूअस क्या होगा, एटॉमिक नंबर यहाँ बढ़ेगा, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, एटॉमिक रेडियस क्या होगा, कंटिन्यूअस क्या होगा, घटेगा। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन मतलब दब गया, क्योंकि F में इलेक्ट्रॉन भर रहा है, F में इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, फिल कर रहा है, और F में इलेक्ट्रॉन फिल करेगा तो F का रिपल्सिव फोर्स बहुत कम होता है, वायलेंस वाले इलेक्ट्रॉन को रिपल्सन नहीं कर पाएगा, क्योंकि F का जो रिपल्सिव फोर्स जो होता है, रिपल्सिव फोर्स बहुत ही कम होता है। हमेशा यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज जेड इफेक्ट हमेशा डोमिनेट कर जाए, किससे, रिपल्सिव फोर्स से, क्योंकि F का
बहुत पुअर शिल्डिंग होता है, जिसके कारण ऐसा होता है लैंथेनम के केस में कि एटॉमिक नंबर बढ़ने से लेफ्ट टू राइट आपका एटॉमिक साइज घटते चला जाता है ड्यू टू इट्स पुअर शिल्डिंग इफेक्ट ऑफ एफ सबसेल। लिख लो। आप थोड़ा ग्रुप का बात कर देते हैं। चलो, तो ग्रुप का बात करते हैं। तो ग्रुप में क्या होता है, अब वो देखो, ग्रुप में थोड़ा सा देखो, ग्रुप में देखो ये बाबू, देखो ग्रुप में बात करते हैं, ग्रुप 1 का बात करते हैं। कौन होता है? लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम और क्या, सीजियम होता है। जब ऊपर से नीचे आते हैं तो एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका? 3 होता है, इसका 11, इसका 19 होता है। ये किस में आता है? ये 1s2, इसमें आएगा 2s1 में, ये लास्ट में कितना आएगा? 3s1 में, ये लास्ट में कितना आएगा? 4s1 में, ये लास्ट किस में आएगा? 5s1 में, किस में आएगा? 6s1 में। तो इलेक्ट्रॉन क्या है? डिफरेंट ऑर्बिट में बढ़ रहा है। यहाँ देखो तो न्यूक्लियस से ये सेकेंड ऑर्बिट में, फर्स्ट ऑर्बिट मान ले, सेकेंड ऑर्बिट एस में 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ा। सोडियम में देखो तो ये न्यूक्लियस से ये फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ा। धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन डिफरेंट ऑर्बिट में बढ़ जा रहा है। न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ रहा है, कोई नो डाउट, क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन डिफरेंट ऑर्बिट में इंटर कर रहा है, जिसके कारण ये न्यूक्लियस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल्ड नहीं कर पाएगा, खींच नहीं पाएगा। इसलिए कंटिन्यूअस ग्रुप में ऊपर से नीचे आ गए तो एटम का साइज छोटा से क्या हो जाएगा बताओ? बड़ा हो जाएगा। इसलिए ग्रुप में जब टॉप टू बॉटम आते हैं तो एटॉमिक रेस कंटिन्यूस इसलिए बढ़ता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है डिफरेंट ऑर्बिट में इंटर करता है। ठीक है, इसलिए न्यूक्लियस उस वायलेंस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच नहीं पाता है, बार बार डिस्टेंस बढ़ते चला जाता है। ठीक है, लिख लो। लेकिन यहाँ भी थोड़ा सा एक्सेप्शन आता है, जब एफ सबसेल आ जाएगा तब। इसे देखो तो यहाँ पर जिसे होता है क्या, स्कैंडियम कितना होता है? 21। इसके ग्रुप में कौन होता है? एथेरियम कितना होता है? 39। फिर लेंथनम कितना? 57। ये हुआ। अब इसके बाद क्या होता है? टाइटेनियम कितना होता है? 22। यह होता है जर्कोनियम 40। ये होता है हफनियम आपका 72। बाकी का एलिमेंट कहाँ चला गया है? एफ में। तो यहाँ ऊपर से नीचे आते हैं तो यहाँ पर भी भाई इसका होता है 3d1, इसका होता है 4d1, इसका होता है 5d1। तो नंबर ऑफ सेल बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन डिफरेंट ऑर्बिट में जा रहा है। एक बार 3d में जाएगा, एक बार 4d में जाएगा, एक बार 5d में जाएगा। यहाँ एफ में इलेक्ट्रॉन नहीं है, जिसके कारण लगातार एटम का साइज बढ़ जाएगा। सबसे बड़ा साइज किसका होगा? लेंथनम का, फिर एथेरियम का, फिर किसका होगा? स्कैंडियम का होगा। लेकिन यहाँ से कुछ ट्रेंड अलग देखने को मिलता है। यहाँ ऊपर से जब नीचे आओगे तो हफनियम में एफ सबसेल आ जाता है। तो एफ सबसेल आ जाने के कारण एफ का क्या होता है? पुअर शिल्डिंग इफेक्ट होता है। वो न्यूक्लियस की जो लास्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन को है वो एफ का इलेक्ट्रॉन खींच नहीं पाता है। सॉरी, जो एफ में यहाँ हफनियम में मान लेते हैं, ये न्यूक्लियस से ये एफ में ऑर्बिट बढ़ गया, मान लेते हैं एफ में, एफ सबसेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। उसके बाद मान ले इसका वायलेंस है, मान ले वायलेंस में 2 या 3 है, तो न्यूक्लियस एफ का भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा और बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को भी क्या करेगा? खींचेगा। लेकिन जितना फोर्स न्यूक्लियस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन लास्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, उतना फोर्स से एफ का जो इनर एफ सबसेल में इलेक्ट्रॉन है वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को रिपल नहीं कर पाता है। क्यों? उसका पुअर शिल्डिंग इफेक्ट होता है। एफ में अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो लास्ट वाले ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को रिपल नहीं कर पाता है, जिससे का न्यूक्लियस लास्ट वाले ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन अपने तरफ क्या कर लेता है? खींच लेता है, जिसके कारण यहाँ पर एटम का साइज थोड़ा घट जाता है। रेडियस दब गया क्योंकि न्यूक्लियस लास्ट वाले ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को खींच लिया, एफ उसको रिपल नहीं कर पाया, जिसके कारण यहाँ पर अभी होना चाहिए, तुम बोलोगे कि सर हफनियम का साइज सबसे बड़ा, फिर जर्कोनियम का, फिर किसका? टाइटेनियम का। लेकिन रियल में हफनियम और जर्कोनियम अप्रोक्स बराबर हो जाता है, तब किसका आता है? टाइटेनियम का। क्यों? कि ड्यू टू क्या? फील्ड इन एफ सबसेल। और एफ सबसेल का सबसे पुअर क्या होता है? पुअर
क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट होता है। वो लास्ट वाले ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को रिपल्सन नहीं कर पाता, इसलिए न्यूक्लियस लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली खींच लेता है, इसी कारण ऐसा होता है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे तुम लोग को आयोनाइजेशन पोटेंशियल के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय।